कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ सीरीज के फूल निबंध के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में तथा मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई। इनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा उल्लेखनीय है। इन्होंने इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक की रचना की। आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की ललित योजना प्रमुख है। सीरीज के फूल ललित निबंध के माध्यम से इन्होंने सीरीज के फूल और वृक्ष के गुणों का वर्णन करते हुए इसको अवधूत, अविचल तथा अपराजय जिजीविषा शक्ति का प्रतीक माना है और इसके दोषों का वर्णन करते हुए बताया है कि सीरीज के फल पुराने होने के बाद भी नए पत्तों द्वारा धक्का मारने पर ही अपना स्थान छोड़ते हैं, अन्यथा अपने स्थान पर बने रखने का प्रयास करते हैं। इस सीरीज के फूल के माध्यम से ही उन्होंने कबीर, कालिदास, सुमित्रानंद पंत, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे लोगों को सीरीज के फूल की भांति ही सच्चा, अवधूत और फकड़ बताया। कल्पलता में से उद्धृत इस ललित निबंध में कवि कहते हैं कि जब जेठ की जलती धूप है और पृथ्वी अग्निकुंड बनी हुई है, उस स्थिति में भी सीरीज का वृक्ष छायादार है, बड़ा है और फूलों से ऊपर से नीचे तक लदा हुआ है। तब इसको देखकर वो अन्य फूलों और वृक्षों से इसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि यह कर्णिकार और अम्लता से श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे वृक्षों के फूल केवल 15 दिन तक रहते हैं, जबकि सीरीज का फूल जेठ की जलती हुई धूप तक अपने अस्तित्व को कायम रखता है। फिर भारतीय रईसों की वाटिकाओं को उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अशोक, अरिष्ट, पुनर्नाग के साथ सीरीज के वृक्ष भी छायादार वृक्षों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर वो हास्य और विनोद प्रकट करते हुए बताना चाहते हैं कि नायिकाओं के झूले के लिए साहित्यकारों ने बकुल के वृक्ष का चयन क्यों किया। यद्यपि सीरीज के वृक्ष की डालियां कुछ कमजोर होती है, परंतु इसमें झूला बनाने से यह कम वजन वाली नायिका के भार को अवश्य सहन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी बड़े तोंद वाले नरों की झूले में झूलने की बात को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो शायद लोहे के वृक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे कवि कहते हैं कि संस्कृत कवि कालिदास ने सीरीज के फूल को बड़ा कोमल बताया है और कहा है कि केवल यह फूल भंवरों के वजन को ही सहन कर सकता है, परंतु सीरीज के वृक्ष में सभी चीजें इतनी कोमल नहीं होती है। वे कहते हैं कि इसमें फल नए पत्तों द्वारा धक्का देने पर ही अटते हैं और इसकी तुलना आज के नेताओं से की है। वयोवृद्ध राजनेता नई पंक्ति के नेताओं के आने पर और उन्हें अपने पद से हटाने पर ही अपना स्थान छोड़ते हैं। अतः कवि इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि पुराने और वृद्ध हो चुके राजनेताओं को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। और इसकी पुष्टि के लिए वो तुलसीदास के कथन को बताते हैं कि जो फरा सो जरा, जो बरा सो बूतना, अर्थात उन्हें अपने स्थान पर जड़ होकर नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने सीरीज के फूल के महत्व को बताते हुए बताया है कि जब महाकाल के सपासप कोड़ों में अन्य वृक्षों के फूल नष्ट हो जाते हैं, परंतु सीरीज का फूल उस महाकाल के कोड़ों से भी स्वयं को बचाकर हरा भरा बना रहता है और वृक्ष के छायादार भाग को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। क्योंकि सीरीज का जो फूल है वो अद्भुत, अवधूत है, सुख दुख में अपराजित है, आठों याम मस्त रहने वाला है और उसे देखकर कवि कहते हैं कि शायद ये वायुमंडल से रस खींचता है, तभी इतना हरा भरा और अलमस्त बना रहता है। और सीरीज के फूल की तुलना उन्होंने साहित्य में कबीर से की है कि कबीर भी ऐसे ही मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक हैं। इसी भांति उन्होंने कहा है कि कालिदास भी सीरीज के फूल की भांति अनासक्त है, क्योंकि शकुंतला के जिस सौंदर्य को राजा दुष्यंत ने देखा वो केवल बाहरी रूप था,
परंतु कालिदास ने अपनी रचना में शकुंतला के आंतरिक रूप को प्रकट किया है और एक जगह ये कहा भी गया है कि राजा दुष्यंत ने जिस चित्र को बनाया था उसमें शकुंतला के कानों में वो शिरीष के फूल डालने भूल गए, जबकि कालिदास ने ये कमी नहीं रही और इसको पूरा किया। अन्य साहित्यकारों में सुमित्रानंद पंत और रविंद्रनाथ टैगोर को भी शिरीष के फूल की भांति अनासक्त और अवधूत कवियों की श्रेणी में रखा। अंत में उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जब चारों ओर मारकाट मची हुई थी, अग्निदाह हो रहे थे, लूटपाट और खून खच्चर का वमंडल उठ रहा था, उस स्थिति में भी शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी स्थिर और अनासक्त बने हुए थे। तब वो कहते हैं, हाय वे अवधूत आज कहाँ हैं, अर्थात देश को आगे ले जाने के लिए निष्काम कर्म भाव से त्याग और बलिदान करने वाले अवधूत अनासक्त रहने वाले राजनेताओं की आज बहुत कमी है। धन्यवाद।